तो शुभ समाचारों की शुरुआत करेंगे उससे पहले आपको बड़ी खबर बता दें। भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को लेकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाला एक्सियम 4 मिशन एक बार फिर से टल गया है। 19 जून के लिए तय इस मिशन की लॉन्चिंग अब रविवार 22 जून तक नहीं हो सकेगी। नासा, एक्सियम स्पेस और स्पेस एक्स के साथ साथ भारत की स्पेस एजेंसी यानी इसरो ने यह बड़ा फैसला लिया है। इससे पहले आपको बता दें, मौसम और तकनीकी कारणों के चलते मिशन पहले भी टल गया था और अब 19 जून को होनी थी अब जो है लैंड लॉन्चिंग, लेकिन अब फिर से एक बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा शुभांशु शुक्ला को। तकनीकी खराबी के चलते बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। मानक तौर पर किसी भी प्रकार की सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए थोड़ा एक बार फिर से टाल दिया गया है एक्सियम 4, जिसका तमाम करोड़ों हिंदुस्तानियों को बेसब्री से इंतजार है, लेकिन थोड़ा और इंतजार करना होगा। तो लगातार एक्सियम 4 की जो उड़ान है वो रोकी जा रही है और किसी न किसी कारण जो है इसमें खलल पड़ रहा है। कभी मौसम इसके पीछे उसकी दुश्वारी बताई जा रही है तो कभी तकनीकी खराबी बताई जा रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता शिबू जुड़ रहे हैं। शिबू, इस बार क्या वजह है? गुड मॉर्निंग। अभी जो लेटेस्ट डिले किया है उसके पीछे स्पेस स्टेशन के ऊपर एक लीक बताया जा रहा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जहां हिमांशु जिन्हें जाना था एक्सियम 4 मिशन के तहत, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसमें जो रशियन सेगमेंट है, स्पेस स्टेशन के दो सेगमेंट है, अमेरिकन सेगमेंट और रशियन सेगमेंट। रशियन सेगमेंट में एक लीक होने की बात की जा रही है। हालांकि नासा कह रहा है कि उसने लीक को ठीक कर लिया, कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता है क्योंकि ये ह्यूमन स्पेस स्टेशन है। इससे पहले वेदर के कारण में काफी गड़बड़ी होने के कारण इस मिशन को टाला गया था। आने वाले दिनों में भी देखा जाएगा कि नासा दोबारा से वो टेस्ट करेगी स्पेस स्टेशन में प्रेशर लीक किस प्रकार से डेवलप हुआ है, उसके लीक किस प्रकार से किया गया है और क्या वो मुश्किल है। अगर वो स्टेबल रहा और स्पेस स्टेशन पे जो पूरा रूटीन है उसको चेक किया जाएगा और उसके बाद एक फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि 22 तारीख को ये लॉन्च होगा कि नहीं। इससे पहले 4-5 बार ये मिशन लगातार हो चुका है, पोस्टपोन हो चुका है। इस बार जून 22 लॉन्च का टाइम नहीं दिया है, सिर्फ डेट दिया है। आने वाले दिनों में लॉन्च रेडीनेस रिव्यू होगा, एक मीटिंग होगी नासा की, एक्सियम स्पेस की, स्पेसएक्स की और इसरो की, जिसमें फाइनल डिसाइड किया जाएगा कि किस टाइम पे लॉन्च किया जाए। हालांकि नासा 30 तक हर दिन लॉन्च करने की अपॉर्चुनिटी उनके पास है, वो हर दिन लॉन्च अटेम्प्ट कर सकते हैं। हालांकि अगर 30 जून तक भी ये लॉन्च अगर नहीं होता है, मान लीजिए 22 जून के बाद ये लॉन्च फिर से डिले होता है, तो लगभग 2 से 3 हफ्ते और इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि जुलाई 15 के बाद ही लॉन्च की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शिबू इस तमाम जानकारी के लिए। तो शुभ तो शुभ समाचार में शुभ शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज के साथ। गीतिका, देखिए जल्द ही मानसून दिल्ली में दस्तक देने वाला है। जयपुर में 1 से 2 दिन में मानसून की धमाकेदार एंट्री हो सकती है। इसका अंदाजा उत्तर भारत में प्री मानसून बारिश से लगाया जा रहा है। देखिए, प्री मानसून बारिश से लोगों को तपती धूप से बड़ी राहत मिली है। आने वाला पूरा जो हफ्ता है वो कूल रहने वाला है। वहीं पर देखें, जहां पर मानसून आ चुका है वहां लोगों को थोड़ी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। गुजरात और महाराष्ट्र में बारिश से नदी नाले उफनते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में नदी नालों से दूर रहने की सलाह भी दी जा रही है। गुजरात के बोटाद में मालनपुर गांव की अगर हम बात करें तो वहां पर देखें, पानी के तेज बहाव में एक कार बहने लगी जिसमें 2 लोग सवार थे, जिन्हें आसपास के लोगों ने बचा लिया, लेकिन कार पानी में बह गई। मानसून कहां पहुंचा सब बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको बाढ़ बारिश के बीच मिशन जिंदगी की कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं।
तो हिमाचल प्रदेश के सोलन में भारी बारिश हो रही है। सोलन के साधु पुल में दिल्ली से आए पर्यटकों की गाड़ी अश्विनी नदी में तेज बहाव में फंस गई। मुश्किल में फंसे पर्यटकों ने गाड़ी निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद भी जब गाड़ी नहीं निकल पाई तो आसपास के लोगों की मदद से जेसीबी मशीन मौके पर बुलाई गई और फिर गाड़ी को पानी से बाहर निकाला गया। तो देखिए किस तरह से बाढ़, बारिश और मिशन जिंदगी की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लगातार बारिश के बीच राहत और बचाव का काम भी चल रहा है, जहां पर्यटक सोलन जो है वो घूमने फिरने निकले, लेकिन यहां पर उनके साथ ये हादसा हो गया और बहाव में उनकी गाड़ी जो है वो फंसी हुई नजर आ रही है। किस तरह से तेज बहाव के बीच, पानी का तेज बहाव और उसमें गाड़ी फंस गई और जेसीबी मशीन को निकाला गया रेस्क्यू के लिए। तो बाल बाल इस बढ़ती हुई बाढ़ में जान जो है वो बचाई जा सकी। जेसीबी मशीन से इस कार का रेस्क्यू किया गया, लोगों को बाहर निकाला गया सही सलामत। और लगातार बारिश के बीच राहत बचाव का काम जो है वो जारी है। पानी से सड़कें लबालब हैं। तेज बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात इस वक्त बने हुए हैं। बिल्कुल, देखिए गुजरात में इन दिनों बेतहाशा बारिश और बाढ़ से कई इलाके प्रभावित हैं। इस बीच बोटाद के रानपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तस्वीरें देखिए, इस वीडियो में पानी के तेज बहाव में एक कार बहती हुई चली गई। कार एक युवक चला रहा था। आसपास के लोगों ने युवक को फौरन कार से बाहर कूदने को कहा। कार के ड्राइवर और कार में बैठे एक अन्य शख्स ने कार की खिड़की से बाहर कूदकर अपनी जान बचाई। देखिए तस्वीरें देखिए, समझ आ रहा है कि कितना जबरदस्त सैलाब देखने को मिल रहा है। दरिया बन चुकी हैं सड़कें और ऐसे में जब कार समेत युवक भी डूब सकता था, लोगों ने तुरंत फौरन उसका रेस्क्यू किया और उसको बोला युवक को कि तुरंत आप कूद जाइए और फिर रेस्क्यू किया गया। और गुजरात में मॉनसून से सड़कों पर सैलाब ही सैलाब दिखाई दे रहा है। हर तरफ केवल पानी ही पानी है। भावनगर में हालात ये हैं कि यहाँ सड़क पर बह रहे पानी का बहाव इतना तेज है कि पानी में सब कुछ डूब गया है। रिक्शा गाड़ी पानी में नाव की तरह बहती नजर आ रही है। देखिए किस तरह लगातार बारिश की वजह से सड़कें जो हैं वो समंदर में तब्दील हो चुकी हैं। लगातार बारिश होने के कारण जो ऑटो रिक्शाज हैं, जो गाड़ियां हैं, उनका सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। और इस बीच ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सड़कों पर भारी पानी जो है वो भर गया है, जिसके कारण रिक्शा चलाना भी मुश्किल हो रहा है। तो देखिए, देश के कई हिस्सों में बादल जमकर बरस रहे हैं। इससे तापमान में कमी आने के साथ साथ गर्मी से राहत भी मिली है। दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो मौसम लगातार सुहाना बना हुआ है और आज भी बारिश को लेकर मौसम विभाग का येलो अलर्ट है। हालांकि दिल्ली में अभी प्री मानसून बारिश चल रही है, लेकिन मानसून अपनी रफ्तार में आगे बढ़ता चला जा रहा है। गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड के बाद अब आज उत्तर प्रदेश में भी मानसून दस्तक दे सकता है। देश के कई हिस्से इन दिनों मानसून की बारिश से तर हो रहे हैं, तो कई हिस्सों में प्री मानसून की बारिश ने मौसम को बेहद सुहावना कर दिया है। दिल्ली एनसीआर से लेकर यूपी, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के कई इलाकों में मंगलवार को जमकर बारिश हुई। दिल्ली में मंगलवार को चिलचिलाती गर्मी के बीच बारिश राहत की फुहार बनकर आई। लोगों के चेहरे खिल उठे। लोगों ने इस बारिश का जमकर लुत्फ उठाया। कि हमारी ज़िंदगी का ये इतना अच्छा मोमेंट है ना कि मैं इसे क्या बताऊं, फ़ोन में मेरा वाटरप्रूफ नहीं है, वरना किसे कैप्चर करता। हाँ, बहुत गर्मी थी और आज मज़ा आ गया। हाँ, और बहुत अच्छा व्यू आज यहाँ का, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। रनिंग हो रही है बहुत अच्छे से। बहुत महीनों बाद गर्मी में जाके आज शगुन मिला है। इतनी बारिश हो रही है, इतना अच्छा लग रहा है। फुल एंजॉय आ रहा है, मज़ा आ रहा है। जरूरी था जी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और ये सही है, बिल्कुल बारिश पड़नी चाहिए इस टाइम पर, ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद और नोएडा में भी बादल जमकर बरसे। यूपी में वाराणसी समेत कई जिलों में हुई बारिश ने मौसम को खुशगवार बना दिया। गुजरात में कच्छ से लेकर अमरेली और बाटोद तक भारी बारिश हुई। देश के ज्यादातर इलाकों में इन दिनों ऐसे ही बादल छाए हैं। जहां तक मानसून की बात है तो ये अपनी पूरी रफ्तार में नजर आ रहा है। अब तक गुजरात, मध्य प्रदेश से लेकर बिहार और झारखंड तक पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री हो चुकी है। सोमवार को ही प्रदेश के 4 जिलों खंडवा, खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर
इस रास्ते मॉनसून मध्य प्रदेश पहुंचता है और मंगलवार दोपहर तक ये 15 और जिलों तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक साउथ वेस्ट मॉनसून ने अब मध्य प्रदेश के 19 जिलों को कवर कर लिया है। मॉनसून अपनी रफ्तार में आगे बढ़ रहा है और जल्द ही अब भोपाल में भी मॉनसून की बारिश की संभावना है। बिहार में मंगलवार को दक्षिण पश्चिमी मॉनसून की एंट्री हुई और अब बिहार के रास्ते आज यूपी में यह दस्तक दे सकता है। हालांकि दिल्ली, पंजाब और हरियाणा को अभी मॉनसूनी बारिश के लिए इंतजार करना होगा। तो अभी हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिमी भारत के अनेक स्थानों को, मध्य भारत और पूर्वी भारत के भी कुछ स्थानों तक पहुंच चुका है और अगले 2 से 3 दिनों में हमारी परिस्थितियां बहुत ज़्यादा अनुकूल हैं कि ये मानसून बहुत ही जल्दी आगे बढ़ने वाला है, जिसके चलते मध्य भारत, पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत के कुछ और इलाकों को ये अगले 2 से 3 दिनों में कवर करेगा। उसके बाद ये मानसून बहुत तेज़ी से उत्तर पश्चिम भारत के पहाड़ी इलाकों की तरफ बढ़ेगा। मैदान से लेकर देश के पहाड़ी इलाकों में भी अच्छी खासी बारिश देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश में भी मानसून की एंट्री को लेकर मौसम विभाग की तरफ से कुछ साफ नहीं किया गया है, लेकिन यहां अभी अच्छी बारिश की संभावना बनी हुई है। आगे आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से जो हमारा शिमला जिला है, सोलन और सिरमौर जिले और उसी के साथ जो हमारा कुल्लू, मंडी और कांगड़ा जिला है, इन सभी जिलों में हल्के से मध्यम स्तर तक की बारिश के साथ साथ मॉडरेट थंडरस्टॉर्म्स एक्टिविटीज़ और जिसमें हवाओं की गति 40-50 और लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुंचने की संभावनाएं अगले 5 दिनों तक लगातार बनी हुई हैं। वहीं पे उसके अलावा जो हमारे अन्य ज़िले हैं, उन सभी ज़िलों में बहुत ही हल्के स्तर तक की बारिश तो हमें अगले 2 दिनों तक मिल सकती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के अधिकांश स्थानों में एक बार फिर से हमें 20 जून के बाद से एक अच्छी खासी बारिश मिलने वाली है। मौसम विभाग की तरफ से इस बार सामान्य से 6% ज्यादा बारिश का अनुमान जताया गया है और जिस तरह से देश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश देखने को मिल रही है, उससे इस अनुमान पर मुहर लगने की संभावना भी दिख रही है। दिल्ली से अनमोल बाली, भोपाल से रवीश पाल सिंह, वाराणसी से रोशन जायसवाल और शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, मानसून वाली गुड न्यूज के बाद अब रुख करते हैं कनाडा का, जहां पर G7 शिखर सम्मेलन में वैश्विक मुद्दों पर अहम चर्चा हुई। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया के लिए एक मंत्र दिया। उन्होंने G7 के मंच से दिग्गज देशों के कारोबार और आतंकवाद समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कनाडा के शहर में आयोजित G7 समिट में गेस्ट नेशन के रूप में हिस्सा लिया। कनाडा में G7 समिट के आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मिलते ही प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगा लिया। दोनों की मुलाकात की इस गर्मजोशी में दोनों मुल्कों के अच्छे रिश्ते का अक्स दिख रहा है। इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ कुछ देर तक बात भी की। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रधानमंत्री के बेहतरीन तालमेल की तस्वीर G7 समिट के दौरान भी दिखाई दी। दोनों ने हाथ मिलाया और फिर साथ में तस्वीर भी खिंचवाई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीव स्टारमर के साथ मुलाकात में भी पीएम मोदी की उनके साथ बेहतरीन केमिस्ट्री दिखी। बातचीत के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी के कंधे पर हाथ रखा हुआ था। कीव स्टारमर के इस अंदाज में अपनापन झलक रहा था। कनाडा में G7 समिट के दौरान पीएम ने मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में मैक्सिको से मिले समर्थन के लिए राष्ट्रपति शिनबाम को शुक्रिया भी कहा। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने प्रेसिडेंट शिनबाम को भारत आने का निमंत्रण भी दिया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ भी बातचीत की। इस बातचीत के बाद सभी राष्ट्राध्यक्षों का एक फोटो सेशन हुआ। कनाडा में ये G7 समिट ऐसे वक्त हो रहा है जब भारत और कनाडा के आपसी रिश्ते पिछले कुछ समय से तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने आने वाले समय में कनाडा के साथ आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर करके मानव जात के कल्याण के काम में कैसे ला सकते हैं, उस दिशा में हम प्रयास करते रहेंगे। और मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के चुनाव के बाद मुझे पहली बार मिलने का मौका मिला है, तो इस चुनाव के भव्य विजय के लिए भी मैं उनको बधाई देता हूं। और आने वाले कालखंड में उनके साथ भारत और कनाडा मिल करके अनेक क्षेत्रों में
प्रगति करेंगे। भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन इस समिट में भारत आउटरीच पार्टनर के तौर पर शामिल हुआ। इस समिट में प्रधानमंत्री की मौजूदगी और समिट के बाद राष्ट्राध्यक्षों से पीएम की मुलाकात को वैश्विक स्तर पर भारत की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो कनाडा में G7 समिट के दौरान इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रही है। इस वीडियो में फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन ने मेलोनी से कुछ कहा, जिस पर मेलोनी ने शॉकिंग रिएक्शन दिया। उनका ये रिएक्शन ही सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। इन इशारों में कुछ तो गहरी बात छिपी है। हैरत भरी नजरों में कुछ तो गहरे जज्बात छिपे हैं। G7 देशों की बैठक के बीच यह तस्वीर चर्चा में है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो का झुककर बात करना और इटली के प्रधानमंत्री का यूं रिएक्ट करना, कुछ तो गहरे भेद छिपे हैं इन चंद सेकंड की तस्वीरों में। जब दो राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे से बातें करें तो शब्दों से लेकर बॉडी लैंग्वेज के हर पहलू को बड़ी बारीकी से परखा जाता है। कनाडा में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की बातचीत का ये खास अंदाज भी इसी वजह से सुर्खियों में आ गया। इस पूरी घटना को सिलसिलेवार तरीके से समझिए। G7 समिट के दौरान राष्ट्राध्यक्षों के बीच बातचीत चल रही थी। सभी बड़े नेता G7 के मंच पर मौजूद थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजरायल, ईरान और रूस यूक्रेन युद्ध पर अपनी बात रख रहे थे। इसी दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो अचानक इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी की तरफ झुके और उन्होंने अपने मुंह पर हाथ रखकर मेलोनी से कुछ कहा। मैक्रो की बातें सुनकर मेलोनी ने पहले उनकी तरफ हैरत भरी निगाहों से देखा, फिर धीरे से थम्स अप का इशारा किया। यह सिलसिला यही खत्म नहीं हुआ। मैक्रो का बोलना जारी था और अब मेलोनी भी मैक्रो की बातें सुनने के लिए उनकी तरफ थोड़ा और झुक गई। फिर मेलोनी ने भी मैक्रो से कुछ कहा। इस दौरान दोनों ने अपना मुंह ढका हुआ था। दोनों जानते थे कि G7 समिट के दौरान पूरी दुनिया की निगाहें नेताओं पर टिकी है। उनके हर मूवमेंट कैमरे में कैद हो रहे हैं। ऐसे में कोई उनके लिप मूवमेंट को रीड करके उनकी बातों का अंदाजा न लगा ले। शायद इसी वजह से दोनों ने अपने मुंह को ढक रखा था। इस पूरी बातचीत के दौरान मेलोनी ने 2 बार मैक्रो की तरफ हैरानी भरी निगाहों से देखा। दोनों नेता थोड़ी देर तक इसी अंदाज में बात करते हैं, फिर अपनी सीट पर सीधा बैठकर ट्रंप की बातें सुनने लगे। लेकिन इन दोनों की इस बातचीत और मेलोनी की इस रिएक्शन की पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी। चारों तरफ कयास लगने लगे कि मेलोनी ऐसे चौंकी क्यों। आखिर दोनों नेताओं में ऐसी कौन सी बात हुई? क्या ट्रंप का G7 समिट छोड़कर जाने की खबर की दोनों नेता चर्चा कर रहे थे? क्योंकि ट्रंप का समिट छोड़कर यूं जाना पूरी दुनिया को हैरान कर गया। इसके बाद ट्रंप ने जिस तरह ईरान को लेकर ट्वीट किए, उससे कयासों को और हवा मिली। बहरहाल मैक्रो और मेलोनी क्या बातें कर रहे थे ये तो उन दोनों के अलावा कोई नहीं जानता, पर सोशल मीडिया को मुद्दा मिला और जैसा अक्सर होता है कयासों के दौर शुरू हो गए। तरह तरह के मीम्स बनने लगे, मजेदार कमेंट्स सोशल मीडिया पर छा गए। असल में मेलोनी अक्सर अपने अंदाज की वजह से सुर्खियों में रहती हैं। उनके हर एक्शन रिएक्शन के सोशल मीडिया पर खूब चर्चे होते हैं। हाल ही में अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा ने घुटनों के बल बैठकर मेलोनी का स्वागत किया था। तब मेलोनी यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी कमेटी में हिस्सा लेने के लिए तिराना पहुंची थी। उस वक्त भी अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा के स्वागत करने का यह अंदाज काफी वायरल हुआ था। मेलोनी जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलती हैं, तब भी वो काफी गर्मजोशी से मिलती हैं। दोनों के बीच अच्छा तालमेल दिखता है, इस पर भी खूब चर्चा होती है। पिछले साल 14 जून को नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद इटली गए थे, तब मेलोनी ने उनके साथ एक 5 सेकंड का सेल्फी वीडियो बनाया था और फिर उसे ट्वीट कर लिखा था, हेलो दोस्तों, मेलोडी टीम की ओर से नमस्ते। तब मेलोनी का ये ट्वीट और उनका दिया मेलोडी नाम भी खूब वायरल हुआ था। इस बार भी मेलोनी का ये रिएक्शन पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इस बातचीत के दौरान यूं चौंकने के पीछे राज क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इसी क्रम में आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत हुई है। बड़ी खबर, करीब 35 मिनट की इस बातचीत में
आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख को प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने रखा और विदेश सचिव यानी विक्रम मिस्री ने बताया है कि भारत के आतंक के खिलाफ अपनी बात रखी उन्होंने, और उन्होंने कहा कि देखिए आतंक को भारत युद्ध के रूप में देखता है। आप भी सुनिए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइस और नॉन एस्केलेटरी थे। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। ईरान और इजरायल के बीच छिड़े युद्ध के बाद तेहरान में फंसे भारतीय छात्रों को वहां से निकालने की कोशिश की जा रही है। 110 भारतीयों को, जिनमें ज्यादा संख्या में भारतीय छात्र हैं, ईरान से आर्मेनिया लाया गया और उम्मीद है कि 1-2 दिन में इनको वापस भारत लाया जा सकता है। आर्मेनिया पहुंच चुके छात्रों के परिवारों को अब कुछ राहत मिली है, जो अपने बच्चों की भारत में सुरक्षित वापसी का इंतजार कर रहे हैं। इसी के बाद अब आर्मेनिया में इन छात्रों को भारत लाया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने तेहरान में अन्य भारतीयों को जिनके पास परिवहन के साधन हैं, शहर से बाहर जाने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में 10,765 भारतीय रहते हैं। वहां के हालात क्या हैं, ये बता रहे हैं वहां मौजूद छात्र। जरा आप भी सुनिए। स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो यहाँ ऑलमोस्ट 120 से 150 इंडियन स्टूडेंट्स हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। एंड पीपल फ्रॉम यूनिवर्सिटी साइड, इट्स क्लियर दोज हु वांट टू गो बैक टू देयर कंट्रीज दे कैन। we were advised to tuck up our all luggage to keep it safe, और हमें ये कहा गया था कि आप अपना बैग रेडी रखें। Now following that notice we got another notice कि अब हमारा जो relocation है that has been stopped because जो यज़ है it is very near to Bandar Abbas port, जो Bandar Abbas port since day one under attack है। That was one route of evacuation। Now Kermanshah से border with Afghanistan, तो अब हमें ये बोला गया है कि if we will be evacuated in day or two, it will be directly from the Kerman, which automatically means अगर हमें evacuate किया भी जाएगा तो वो वह अफगानिस्तान होगा। आप देख सकते हैं जहाँ पे मैं हूँ वो एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह है ईरान और ईरान के लोगों के लिए। अभी आप देख सकते हैं खाली पड़ी हुई है, क्योंकि जो ये वॉर लाइक सिचुएशन है, यू डोंट नो कि आप पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। द फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी, और इस वजह से ही हम भी अंदर ही बैठे हुए हैं। हमें एडवाइजरी मिली है कि आप लोग भी अंदर बैठे, और हम भी अंदर ही प्रेफर कर रहे हैं। बस अगर हमें कुछ एसेंशियल चीज़ें या कुछ ऐसी कोई ज़रूरत हो उस चीज़ के लिए हम सब बाहर जा रहे हैं। हमारी फैमिली जो इंडिया में है सब वो बहुत परेशान है, कंटिन्यूसली हमें कॉल कर रही है, कंटिन्यूसली हमसे बात करने की कोशिश कर रही है, जो कि अभी भी अब पॉसिबल भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ की जो इंटरनेट सर्विसेज है या फ़ोन की जो मोबाइल सीधे मोबाइल कनेक्टिविटी है वो भी ऑलमोस्ट सस्पेंडेड है। वो भी इस वजह से बहुत बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि इस अफेक्ट हो चुकी है। ज्योग्राफिकल कंडीशन की बात करते हैं। चलिए एक बार फिर आपको रूट मैप के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि ईरान में फंसे भारतीय छात्रों की घर वापसी का रास्ता सुनिश्चित कैसे होगा। बच्चों को पहले सड़क मार्ग से तेहरान से आर्मेनिया लाया गया है और आर्मेनिया से इनको हवाई मार्ग से
दिल्ली वापस लाया जाएगा। 110 भारतीयों के सकुशल आर्मेनिया पहुंच जाने के बाद एक और अगर हम देखें तो जहां उन्हें भारत लाने की तैयारी है, वहां पर ईरान में फंसे अन्य भारतीयों को भी इसी तरह सड़क मार्ग से अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान से भी लाया जा सकता है। और अब बात योगा डे की तैयारी की। जैसलमेर में भारत पाक बॉर्डर पर जवानों ने सरहद पर योग करके सेहत और फिटनेस का संदेश दिया है। इन तस्वीरों में देखिए जवानों के जोश की एक झलक। बात करेंगे योग की। 21 जून को इंटरनेशनल योग डे है। योग दिवस में महज 2 दिन अवशेष हैं, लेकिन उससे पहले दुनिया भर में योग दिवस को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। बीएसएफ के जवान और अधिकारी जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर योग अभ्यास कर रहे हैं, तो वहीं पर प्रयागराज में योगा का एक अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है। प्रयागराज में विश्व योग दिवस को खास बनाने के लिए बरगद घाट के पास यमुना नदी में जल योग का आयोजन किया गया और इसके लिए तैराकी जो है वो प्रशिक्षण उन्होंने दिया और स्पीच तैराक योगासन के पोस्टर हाथों में लिए लोगों को योग के प्रति जागरूक करते हुए भी नजर आए। प्रयागराज में योग दिवस इस साल बहुत खास होने वाला है। यहाँ पर देखिए संगम पर एक साथ 10,000 से ज्यादा लोग योग अभ्यास करते हुए नजर आएंगे। चलती नाव पर गंगा, यमुना और सरस्वती की बहती धारा में खड़े होकर योग किया जाएगा। वहीं पर अगर हम देखें बात विदेश की भी करें तो वहां पर भी योग दिवस को लेकर खासी तैयारियां चल रही हैं। साइप्रस के निकोसिया में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में ये योग प्रैक्टिस की जाएगी। तस्वीरें देखिए किस प्रकार से बस 2 दिन शेष रह गए हैं, ऐसे में किस प्रकार से तैयारियां की जा रही हैं, योग अभ्यास किया जा रहा है, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। में ध्यान की प्रक्रिया संबंधित होता है। कमर को बाएं झुकाए। अपने माता पिता के चरणों को नमन करिए। दसवीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर राजस्थान में भारत पाकिस्तान की सीमा पर ये तैयारी है देश के वीर जवानों की। देश की रक्षा में सीमा पर हर वक्त तैनात रहने वाले बीएसएफ के ये जवान सिर्फ हथियार ही नहीं उठाते बल्कि योग साधना भी करते हैं। राजस्थान की तपती रेत पर तैनात रहने वाले बीएसएफ के जवान और अधिकारी मंगलवार को एक साथ योग करते नजर आए। बीएसएफ की 122वीं बटालियन के जवान और अधिकारियों ने जैसलमेर के रेत के धोरों पर अलग अलग योग और आसन कर एक खास संदेश दिया। संदेश ये है कि योग कर अपने शरीर को स्वस्थ और दुरुस्त रखें, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भागीदार भी बने। कठिन हालातों के बीच योग और प्राणायाम इन जवानों के जीवन का हिस्सा है। ड्यूटी से पहले मानसिक शांति और शारीरिक स्फूर्ति के लिए ये नियमित योग अभ्यास करते हैं। योग जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि योग मैंने बताया कि योग जो है उससे आदमी की मानसिक और शारीरिक संतुलन बढ़ता है, और जब मानसिक और शारीरिक संतुलन बढ़ता है तो मनुष्य में एक ऊर्जा पैदा होती है, और वो ऊर्जा ही होती है जो आदमी को काम करने के लिए आगे बढ़ाती है। टेरेन जो है हमारे लिए या क्लाइमेट हमारे लिए कोई महत्व नहीं है, चाहे हम 50 डिग्री टेम्परेचर जैसलमेर या हम थार के डेजर्ट में काम करें या 20 डिग्री 30 डिग्री माइनस में भी हम कश्मीर में काम करें, वो हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता। हम जो है हर परिस्थिति में और हर क्लाइमेटिक कंडीशन में हर टेरेन में काम करने के लिए सुदृढ़ है। और बीएसएफ जो है कहीं भी है वहीं से ही जो योग का संदेश देने के लिए तत्पर है, और योग जो है हम डे टू डे लाइफ में भी सुबह शाम 1 घंटा हमेशा प्रैक्टिस करते हैं। राजस्थान से लगती सीमा पर बीएसएफ की सभी चौकियां, बटालियन हेडक्वार्टर और सेक्टर मुख्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जवान और अधिकारी योग करेंगे, जिसके पिछले कुछ दिनों से रिहर्सल की जा रही है। ये उसी रिहर्सल का हिस्सा है। विश्व योग दिवस पर देश को संदेश दे रहे हैं कि आप फिट रहें, आप योग की क्रियाएं प्रतिदिन घर में उतारें, योग को अपने जीवन में उतारें, तभी जो है
स्वस्थ जिंदगी आप जी पाएंगे। 21 जून को पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जाएगा। इस साल इसका थीम योगा फॉर अर्थ वन हेल्थ यानी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग रखा गया है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में योग संगम 2025 नाम दिया गया है। भारत पाकिस्तान सीमा, जैसलमेर से विमल भाटिया की रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात रणथंभौर की। देश के सबसे बड़े रणथंभौर टाइगर रिजर्व में एक और जहां बाघों के कुनबे में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, वहीं दूसरी ओर टेरिटरी को लेकर बाघों के आसपास में संघर्ष होने के साथ ही बाघ रणथंभौर से बाहर निकल रहे हैं। यही नहीं, एक बाघ तो सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर से निकलकर बूंदी जिले के रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य में जा पहुंचा। दिलचस्प बात यह है कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व से ये टाइगर 125 किलोमीटर की यात्रा कर एक बाघ रामगढ़ के जंगल पहुंचा। T139 नाम के इस बाघ की मूवमेंट कैमरे में दर्ज होने के बाद रेंजर्स सतर्क हो गए और वन कर्मियों ने बाघ को ट्रैंकुलाइज कर शिफ्ट किया। एक सेकंड पे यहीं रहना।